नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिषेक तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर यूपी में सभी दलें चुनावी मोड़ पर आ चुकी हैं। पीएम मोदी का 2 दिवसीय काशी का दौरा जारी है। पीएम मोदी ने अपने दौरे के पहले दिन काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण किया। वहीं आज पीएम मोदी ने काशी में 12 बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और 3 उप मुख्यमंत्रियों के साथ विकास कार्यों और केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर बैठक की। इसके अलावा जिसमें सरकार की नीतियां, योजनाओं के प्रचार प्रसार, आगामी विधानसभा चुनाव, जनता से जुड़ाव जैसे तमाम बिंदुओं पर गहन मंथन हुआ। साथ ही देश में सुशासन और गुड गवर्नेंस पर भी बातचीत की गई। इस बैठक में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा, वहीं अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के अलावा त्रिपुरा के सीएम बिप्ल देव और मणिपुर के सीएम एन वीरेंद्र सिंह भी शामिल हुए। इनके साथ ही कई या कहें कि डिप्टी सीएम भी राज्यों के इस बैठक में शामिल हुए थे, जिसमें से बहुत सारी चुनाव को लेकर बातचीत हुई। बता दें कि प्रधानमंत्री 2 दिवसीय दौरे पर बनारस हैं और चौबेपुर के उमराह में हर्षित सदाफल देव बेहगम योग संस्थापक के 98वें वार्षिकोत्सव में पीएम मोदी शामिल हुए। इस दौरान उनके साथ प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। इस दौरान पीएम ने संबोधित करते हुए काशी की भव्यता को ऐतिहासिक बताया है। जिसकी आजादी के सबसे बड़े नायक को दुनिया महात्मा बुलाती है, ये भारत ही है जहां के राजनीतिक आंदोलन के भीतर भी आध्यात्मिक चेतना निरंतर प्रवाहित रही है। जैसे हमारे आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्र एक प्रभावी माध्यम बन सकते हैं, हमारी सभ्यता के ये प्राचीन शहर पूरे विश्व को दिशा दिखा सकते हैं। आज जब हम बनारस के विकास की बात करते हैं तो इससे पूरे भारत के विकास का रोड मैप भी बन जाता है। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। राजधानी लखनऊ से 16 और 17 दिसंबर को देशव्यापी हड़ताल पर रहेंगे बैंककर्मी। तो बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने हड़ताल का ऐलान कर दिया है। यूएफबीयू के संयोजक ने प्रेस रिलीज कर दी है, जानकारी दी है कि बैंकों के निजीकरण किए जाने के विरोध में हड़ताल होगी। तो बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ से बैंक कर्मी अब हड़ताल करेंगे। 16 और 17 दिसंबर को पूरे देश में जो बैंक कर्मी हैं वो हड़ताल करेंगे। उनका कहना है कि यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक का कि हड़ताल जारी रहेगा। वही ये बड़ी खबर आ रही है कि लखीमपुर हिंसा केस के आरोपी आशीष मिश्रा की मुश्किलें अब लगातार बढ़ती जा रही है। सीजेएम कोर्ट ने आशीष मिश्रा समेत सभी 13 आरोपियों पर 307 धारा लगाने का आदेश दे दिया है। यानी कि अब हत्या के प्रयास की धारा 307 के तहत आशीष मिश्रा की जांच होगी। बता दें कि इसमें धारा 307, 326 और 34 भी शामिल है। इसके साथ ही जांच टीम ने बढ़ाई गई धाराओं में आरोपियों की रिमांड लेने के लिए कोर्ट में अर्जी भी दी है। गौरतलब है कि तिकुनिया कांड में 4 किसान और एक पत्रकार की हत्या में मंत्री पुत्र यानी कि आशीष मिश्रा पर मुकदमा दर्ज हुआ था। विवेचना में एसआईटी ने पाया है कि जेल में बंद सभी आरोपियों ने धारा 307, धारा 326 और धारा 34 का अपराध किया है। एसआईटी ने मुकदमे में धारा 34 और 307 और 326 अब बढ़ा दी है। वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर इसी मामले को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि मोदी जी फिर से माफी मांगने का टाइम आ गया है, लेकिन पहले अभियुक्त के पिता को मंत्री पद से हटाओ। सच सामने है, धर्म की राजनीति करते हो, आज राजनीति का धर्म निभाओ। यूपी में आए ही हो तो मारे गए किसानों के परिवारों से मिलकर जाओ। अपने मंत्री को बर्खास्त ना करना अन्याय है, अधर्म है।
तो हम आपको राहुल गांधी का ट्वीट दिखा रहे हैं, जिन्होंने इसी मामले को लेकर, यानी जो किसान कांड लखीमपुर खीरी पर हुआ था, उसको लेकर प्रधानमंत्री को जमकर घेरा है। उन्होंने कहा है कि आप यूपी में हो, अब न्याय दिलाओ। वहीं यूपी विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र 15 दिसंबर यानी कि कल से शुरू होने जा रहा है। विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने बताया कि सचिवालय ने 15 से 17 दिसंबर तक का कार्यक्रम जारी कर दिया है। इस सत्र में प्रदेश सरकार अनुपूरक बजट और 2022-23 के लिए लेखानुदान भी पेश करेगी। वहीं विधानसभा सत्र से पहले कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई। इस बैठक के बाद कल सर्वदलीय बैठक होगी। कार्यक्रमों पर विचार हुआ और उसमें 4 विधेयक हैं जिन्हें सदन के पटल पर रखा जाएगा और पारित कराया जाएगा, ऐसा तय हुआ। इसके अलावा सप्लीमेंट्री बजट के बारे में भी विचार हुआ और उसे भी सदन में रखा जाएगा। इस छोटे से सत्र में प्रश्नोत्तर भी होंगे, शून्यकाल भी होगा और सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने की दृष्टि से हम लोगों ने आपस में मशवरा किया है, तय किया है। तत्काल अब इस्तीफा दे देना चाहिए और इस्तीफा तो गृह मंत्री को भी देना चाहिए, क्योंकि वो बोल रहे थे, उनके बगल में ये पंडित खड़े थे गृह राज्य मंत्री जी, वो बोल रहे थे कि दूरबीन से देखने पर भी कहीं अपराधी नहीं दिखाई देते। एक बड़ी खबर आ रही है, देहरादून से हादसे का शिकार हुआ है स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत का वाहन। तो बड़ी खबर दिखा रहे हैं, थली सैण से देहरादून आ रहे थे धन सिंह रावत। हादसे में धन सिंह रावत सुरक्षित बचे हुए हैं और बताया जा रहा है कि पाले से फिसलने से यह हादसा हुआ है। यूसीएफ चेयरमैन मातबर सिंह राव भी मौके पर मौजूद हैं। अजीत काम्बोज हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, ज्यादा जानकारी देंगे। अजीत, जानकारी आ रही है कि धन सिंह रावत का एक्सीडेंट हुआ है, बड़ा हादसा हुआ है। बिल्कुल, ये अभी की बड़ी खबर है कि पौड़ी जनपद के थलीसैंण से जब स्वास्थ्य मंत्री देहरादून वापसी कर रहे थे, तब से कुछ ही देर पहले की घटना है। पाले के चलते उनका सरकारी वाहन है जिसमें खुद सवार थे, वो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है और फिसल कर वो गाड़ी पलटी हुई भी नजर आ रही है, जिस तरह के वीडियो सामने आए हैं। हालांकि चोटें ज्यादा नहीं लगी, गाड़ी की रफ्तार धीमी थी, जिस चलते केवल गाड़ी फिसली है और हल्की चोटें स्वास्थ्य मंत्री को लगी है। लेकिन एक बड़ा हादसा होने से चला है। इंटीरियर इलाका है ये पौड़ी जनपद का, जहाँ से सबसे नजदीकी जो शहर पड़ता है वो श्रीनगर गढ़वाल पड़ता है और उसके बाद उनका श्रीनगर से देहरादून आने का प्रोग्राम था। और अब ये जानकारी मिली है कि चोटें ज्यादा नहीं है, हल्की फुल्की चोटें, लेकिन एक बड़ी दुर्घटना होने से बची है। बिल्कुल अजीत, जिस तरीके की तस्वीर सामने आ रही है, ऐसा लग रहा है कि इसमें कार में कौन कौन सवार थे, क्या वो लोग भी सुरक्षित थे, चाहे ड्राइवर की बात की जाए या साथ में जो रहे होंगे? तो बिल्कुल, जितने भी जो भी लोग, चाहे फिर वो स्वास्थ्य मंत्री की बात हो या फिर उनके साथ जो पदाधिकारी थे या उनके स्टाफ की बातें हैं, सभी सुरक्षित हैं, जिस तरह की जानकारी मिली है। हल्की फुल्की चोटें जरूर आई हैं क्योंकि गाड़ी सड़क से। बहुत बहुत शुक्रिया जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अब खबर का रुख करते हैं। 16 दिसंबर को कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी देहरादून में बड़ी जनसभा को संबोधित करने जा रहे हैं, जिसकी तैयारी राजधानी देहरादून के परेड मैदान में जोरों और शोरों से चल रही है। इसी मैदान में 4 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी भी जनसभा को संबोधित कर चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस के सामने चुनौती होगी इस जनसभा को और भव्य बनाने की। वहीं प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने जनसभा स्थल का निरीक्षण किया है। साथ ही दावा भी किया है कि राहुल गांधी की जनसभा ऐतिहासिक होगी, जिसमें किसी भी तरह की कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। ऐसी भाव उपजा तो ऐसी मेरे उसमें एक पोस्ट डाली हमने कि राहुल भाई जी आला, और मुझे बेहद खुशी है कि आज इस समय पूरे देश के अंदर वो ट्रेंड कर रहा है। इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि लोग राहुल जी की न केवल उत्सुकता से यहाँ प्रतीक्षा कर रहे हैं, बल्कि देश के लोग भी ये समझते हैं कि बहुत सही चुनाव हुआ है कि वो उत्तराखंड जाकर के 16 दिसंबर को भारत की सैन्य परंपरा को प्रणाम करें और सैनिकों को बधाई दें। ये विजय सम्मान रैली के रूप में ये हमारी जनसभा होगी, जिसमें सन 1971 में पाकिस्तान की सेनाओं को धूल चटाने वाले हमारे वीर सैनिकों को हम यहाँ पर सम्मानित करेंगे, उस याद को ताजा करेंगे। उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा जी की उस मजबूत इच्छा शक्ति को हम सब नमन करेंगे, जिसके तहत उन्होंने ये कार्रवाई को अंजाम सेना से दिलाया था।
16 दिसंबर को कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी राजधानी देहरादून में एक जनसभा को संबोधित करने जा रहे हैं, जिसकी तैयारियां यहां पर जोरों शोरों पर चल रही है। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत इस वक्त परेड मैदान में पहुंचे हैं तैयारियों का जायजा लेने के लिए। और आप देख सकते हैं मंच को यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। हालांकि अभी मिनट टू मिनट कार्यक्रम राहुल गांधी का जारी नहीं किया गया है, लेकिन उम्मीद यह है कि 16 दिसंबर को दोपहर 1 बजे राहुल गांधी देहरादून में जनसभा को संबोधित करेंगे। तैयारियों की अगर बात की जाए तो मंच को यहाँ पर बदला गया है। बदला इस स्वरूप में गया है क्योंकि कुछ ही दिनों पहले यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक जनसभा को संबोधित करके गए हैं, तब मंच का जो रुख था वो दूसरी ओर था और अब राहुल गांधी के लिए मंच के रुख को बदला गया है। कांग्रेसी नेताओं का दावा है कि यहाँ पर जो जनसभा राहुल गांधी संबोधित करेंगे वो ऐतिहासिक जनसभा होगी। तमाम तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई है। मंच को बदला गया है, भीड़ भाड़ को एकत्रित करने के यहाँ पर व्यवस्थाएं बनाई जा रही है। लगभग 25,000 से ज्यादा यहाँ पर सीटिंग रखी गई है कि जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पर बैठ सके। और साथ ही जो दावा उत्तराखंड कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है कि पूरी जो रैली होगी वो ऐतिहासिक होगी और जिस तरह से राहुल गांधी की जो बातें होती है वो लफेदार ज्यादा ना होती हो, लेकिन वो जनता की जो मूलभूत समस्याएं हैं उनको जोड़ती हुई नजर आती है, उनको दूर करने की कोशिश होती है। और उत्तराखंड कांग्रेस का दावा है कि अगर वो सरकार में आते हैं तो पहला जो कदम होगा वो बेरोजगारी को लेकर होगा। बेरोजगारी को हर हाल में उत्तराखंड से दूर करना होगा। कैमरामैन रुपेश नेगी के साथ अजीत काम्बोज, जनता टीवी, देहरादून। वहीं दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल आज काशीपुर पहुंचे। काशीपुर पहुंचने पर सबसे पहले वो अनन्या होटल पहुंचे, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इसके बाद वहां महिला संवाद में प्रतिभाग करने के बाद उन्होंने रामलीला मैदान में विशाल जनसभा को संबोधित किया। रामलीला मैदान में मंच में अपने संबोधन के दौरान उन्होंने अपने दिल की बात करते हुए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। जब तक अपने बच्चों को नौकरी नहीं मिलती तब तक हर बेरोजगार बच्चे को 5-5 हजार रुपए बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। सही है? सही है कि नहीं है? हर महिला को 18 साल से ऊपर की हर महिला को 18 साल से ऊपर की हर बेटी को, हर बहन को, हर माँ को हर महीने 1000 रुपए उनके अकाउंट में जमा कराए जाएंगे। नेताओं के बड़े बड़े स्कूल चलते हैं कि नहीं चलते? चलते हैं। नेताओं के बड़े बड़े स्कूल चलते हैं, वो नहीं चाहते कि सरकारी स्कूल ठीक हो। जानबूझ के खराब रख रखे इन्होंने सरकारी स्कूल। इन्होंने जानबूझ के सरकारी स्कूल खराब रख रखे हैं ताकि हम सारे पिछड़े रहें, गरीब रहें। इनकी चुनावों की रैलियों के लिए इनको आदमी चाहिए, इनको चुनाव में काम करने के लिए बेरोजगार चाहिए, इसलिए उन्होंने स्कूल बर्बाद कर दिया सरकार। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में निर्माणाधीन 5वें धाम सैन्य धाम को लेकर निकाली गई शहीद सम्मान यात्रा का कल समापन होने जा रहा है। समापन कार्यक्रम में देश की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ कई गणमान्य लोग भी मौजूद रहेंगे। प्रदेश के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी का कहना है कि 15 नवंबर 2021 से शहीद सम्मान यात्रा का प्रारंभ हुआ था। 11:30 बजे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी उन शहीदों के सम्मान में जो हमने एक विशाल सैन्य धाम हम जो गुनियाल गांव में बना रहे हैं, जिसमें पूरे प्रदेश के अंदर 1734 शहीद परिवारों की घरों की मिट्टी हम लेकर आ रहे हैं। उस मिट्टी से हम उसका निर्माण करेंगे और इस अवसर पर 204 उन वीर नारियों को, उन वीर माताओं को, उन वीरों को, उनके परिजनों को हम यहाँ पर सम्मानित करेंगे। इसमें हमारे रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट जी, हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी। सुप्रीम कोर्ट ने बॉर्डर पर सड़क निर्माण को हरी झंडी देने का काम किया है। इसके बाद सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण उत्तराखंड राज्य के बॉर्डर तक जाने की राह भी आसान होगी। उत्तराखंड और प्रदेश की सीमा दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगती है, जहां तक सेना का पहुंच पाना आसान नहीं होता। ऐसे में प्रदेश के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत देने का काम किया है। इसके लिए मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि मैं सीमांत क्षेत्र में सेना में रहने के दौरान रह के आया हूं। अब तो खैर काफी सड़कें बन गई हैं। जब मैं 1980 में सिक्किम में था, नाथुला के पास बिल्कुल चाइना जिसमें आसपास है, हमारी सड़कें नहीं थी। निश्चित ही सड़कें बनने के कारण
कल काशी में भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। वहीं आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और उनके साथ भाजपा शासित अन्य 12 मुख्यमंत्री सपरिवार के साथ चंदौली पहुंचे, जहां 63 फीट ऊंचे पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मारक को श्रद्धांजलि दी। इसके साथ ही सभी नेताओं ने पंडित दीनदयाल की उपलब्धियों को भी गिनाया। चलिए अब देखते हैं 5 मिनट में रफ्तार के साथ 25 खबरें। एटा में अज्ञात वाहन ने बैलगाड़ी में मारी टक्कर, एक की हुई मौत, 4 हुए घायल। पुलिस ने घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया भर्ती। कानपुर देहात पुलिस पर हत्या के मामले पे हीरा हवाली करने का आरोप और कड़ाके की ठंड से दिवंगत की मां परिवार समेत धरने पर बैठी। रुड़की लंडौर लक्सर मार्ग पर हुआ बड़ा हादसा, सोनाली पुल के पास ट्रक की टक्कर लगने से ईंटों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली घटना हुई, 2 की मौत हो गई। फर्रुखाबाद में लोहिया अस्पताल प्रशासन की बड़ी लापरवाही आई सामने। इमरजेंसी हाल में बने वैक्सीनेशन सेंटर के ऊपर चटके हुए बीम से रिस रहा पानी, खुले हुए पाए गए बिजली के तार। महोबा में घोड़े से उतरकर अनशन पर बैठा दूल्हा, बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं से नाराज युवकों को अनशन को दूल्हे ने दिया समर्थन। महोबा में कुएं की सफाई कर रहे किसान को जहरीली सार ने बताया अपना शिकार। किसान की हालत खराब होने पर परिजनों से जिला अस्पताल में किया भर्ती। बागपत में एसिड अटैक की वारदात से हड़कंप, 2 सगी बहनों पर डाला गया तेजाब। एक तरफा प्यार प्रसंग की वजह से एसिड अटैक हुआ। बदायूं में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी विधानसभा के सामने 2 युवक ने आत्मदाह करने की कोशिश, विधानसभा की सुरक्षा में मौजूद पुलिसकर्मियों ने वक्त रहते युवक को बचाया। मथुरा में माखन स्कूल के अंदर एक कर्मचारी की बिजली का काम करते समय करंट लगने से मौत हुई, पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मथुरा के होटल बसेरा में हो रहे शादी समारोह में गोली चलने से हड़कंप, आपसी कहासुनी में एक युवक को मारी गोली, घायल युवक को अस्पताल में किया गया भर्ती। बाराबंकी में 5 दिन से लापता हुए 14 साल के युवक का गांव के बाहर मिला शव, गांव में फैली सनसनी, सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बादा में ससुराल जन्नू ने घर में घुसकर पिता, बहन और मासूम भतीजी को जमकर पीटा, मारपीट से सभी लोग गंभीर रूप से हुए घायल। कई दिनों से अपने मायके में रह रही थी महिला। बाराबंकी में पुलिस की बर्बरता का शिकार हुआ विकलांग व्यक्ति, चोरी के शक में घर से उठा ली गई थी पुलिस ने, हालत बिगड़ने पर अस्पताल में किया गया भर्ती। कानपुर देहात में आग की लपटों को देखकर मचा हड़कंप, संदिग्ध परिस्थितियों में पोल्ट्री फार्म में लगी आग, पोल्ट्री फार्म में पल रहे 4000 चूजों की हुई मौत। फतेहपुर में शराब के नशे में पिता ने 9 साल की बेटी से किया रेप, मासूम की चीख सुनकर दादा ने पकड़ा, पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी पिता को किया अरेस्ट। बादा में घर में अकेली लड़की को बहला फुसलाकर गांव का युवक लेकर हुआ फरार, परिजनों की सूचना पर पुलिस ने दोनों को किया बरामद। आगरा ने नया इतिहास रच बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, ताज नगरी की अजीत नगर गेट पर 1417 दिनों में लगातार फहराया जा रहा तिरंगा। बुलंदशहर में फिल्मी अंदाज में फायरिंग कर सरेआम एक शख्स की हुई हत्या, पूर्व ब्लॉक प्रमुख और रालोद नेता हाजी यूनिस के काफिले पर आधाधुंध फायरिंग करने वाले 3 शूटर अरेस्ट। ललितपुर में 1 दर्जन से अधिक जुआरियों को नकदी और ताश के पत्तों के साथ पुलिस ने किया गिरफ्तार, 2 स्थानों पर छापेमारी कर लगभग 45,000 रुपए किए बरामद। आगरा में संदिग्ध परिस्थितियों में 30 साल की युवक का फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिला शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका, रोजगार की तलाश में घूम रहा था युवक। बरेली में दबंगों के हौसले बुलंद, दबंगई दिखाने के लिए बाबा के साथ की मारपीट, बाबा को 3 युवकों ने जड़े कई थप्पड़, बाबा के साथ मारपीट पर दबंग मौके से हुए फरार। गाजियाबाद में जयमाला के बाद दूल्हा और दुल्हन ने मिलकर स्टेज से की फायरिंग और वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल, पुलिस जांच में जुटी। खेत की पैमाइश करने वाले राजस्व टीम के ग्रामीणों ने घेरा, लाठी डंडे से लेकर राजस्व टीम की पिटाई, मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को कराया शांत। बादा में पारिवारिक जमीनी विवाद को लेकर 2 सगे भाइयों में जमकर लाठी डंडे चले, पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा। चलिए बुलेटिन बस इतना ही, आप देखते रहे जनता टीवी। नमस्कार।